Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th geography, and this is chapter number 3, water resources. And water resources is going to be a short chapter, मतलब बहुत छोटा चैप्टर होगा। ये हम बात करें तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है वन, पहला पेज है 6 पेजों में से। तो जो छठा पेज है वो भी आधा ही है, मतलब तो 5 पेजों के कुल नोट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे इस चैप्टर में फुल स्कोर करने में, और ये बहुत आसान नोट्स होंगे। ठीक है। सो क्योंकि ये चैप्टर इसमें छोटा है इसलिए क्योंकि हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ लिया था ना। क्या पढ़ लिया था हमने? ड्रेनेज। ड्रेनेज पढ़ लिया था और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसी में कवर हो गई थी, तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही अब 10th में मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 3 को। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो फिर भी स्टार्ट करने से पहले एक बात ये कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था लैंड रिसोर्स, जो कि एक और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो वाटर रिसोर्स क्या होता है बेसिकली? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो जो वाटर है वो हमें पता है कि 70% स्पेस कवर करता है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो, और उसमें से सिर्फ लेस देन 1% जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 70% है ये मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। मतलब हम बात करें अंटार्कटिका देखोगे तो फ्रोजन फॉर्म में, ठीक है, और कहीं पे है कहीं पे नहीं है। राजस्थान में नहीं होता है, अफ्रीका में शॉर्टेज है। तो हम बात करें तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है, स्पेस और टाइम के थ्रू वेरी करती है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। बिकॉज ऑफ सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। सीजनल एंड एनुअल मतलब, तो सीजनल जैसे हम बात करें रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में अगर बारिश नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो वो वाली बात होती है कि अगर हमारा जो रेनी सीजन है वो अगर अच्छा आया है, मतलब अच्छे से बारिश हुई है, तो हमारी जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। And water scarcity in most cases caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups। लेकिन क्या वाटर स्कैरसिटी क्या बारिश की कमी से होती है? नहीं, बिकॉज अगर हम बात करें बारिश की तो इंडिया में अभी फिलहाल टाइम टू टाइम होती है बारिश, ठीक है। बट वाटर स्कैरसिटी हम देख लेते हैं कि हाँ बहुत जगह हो रही है। तो ये वाटर स्कैरसिटी जो है ये होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। बिकॉज जो अमीर है बेसिकली वो क्या करते हैं, समर सीवर मोटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बट अब जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उसके घर में समर नहीं होती है, ठीक है, या हम बात करें आरओ नहीं होता है, ठीक है, तो वो सब उसका जो एक्सपेंस है वो झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो हम देखते हैं कि उन्हें पानी खरीदना पड़ता है फॉर देयर यूज़। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पे क्या है, अनइक्वल एक्सेस है वाटर के लेकर अमंग सोशल ग्रुप्स। तो ये वही दिखाना चाहता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। दिस हैज मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम बात करें तो क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हम बात करें अर्बनाइजेशन हुआ है। सो इसने क्या किया है, मैटर को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है, हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करके। क्योंकि आप कहीं भी ले लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लो, अर्बनाइजेशन ले लो, वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है, तो वाटर की ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसलिए जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रेश वाटर कमी पड़ेगी। ठीक है। So there has been a growing concern that even if is ample water, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizer used in agriculture, thus making it hazardous for human use. So सबको ये है कि एक कंसर्न है कि भले ही हमारे पास बहुत पानी है, 70% पानी, सोचो, ठीक है, तो हाँ बहुत सारा पानी है, बट ये क्या है, आधे से ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है बाय डोमेस्टिक वेस्ट। मान लो आप, हम बात करें कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है। हम बात करें पोछा लगाते हैं घर में, वो सब क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है हमारा, जैसे हमने किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लो वाटर यूज़ किस तरीके से होता है, वो वेस्ट ही होता है, ठीक है, बस ड्रिंकिंग वाटर छोड़ के। केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं वो पानी में ही सीधा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉल्यूट होता है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स सीधे सीधे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ही दिक्कत देते हैं।
हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, सो नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं वाटर को। Archaeological and historical records show that from ancient time we have been constructed sophisticated hydraulic structures like dam built of stone rubble, reservoir, embankments, etc. सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि एंशियंट टाइम से ही, ठीक है, एंशियंट मतलब पहले के टाइम से ही जो हमारे पूर्वज होंगे वो क्या करते थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे डैम हो गए, ठीक है, रिजर्वायर्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स हो गए, तो ये सारे स्ट्रक्चर वो पहले से बनाते थे, जो अब हम भी कंटिन्यू कर रहे हैं, हम भी तो बनाते हैं ठीक है। सो हम स्टोर करने के लिए बनाते हैं बेसिकली डैम्स को। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refer to the reservoir rather than the structure. Dams are classified according to structure and height. So basically होता क्या है कि एक डैम जो होता है वो एक बैरियर होता है, जो कि जैसे मान लो जो एक रिवर है वो फ्लो कर रही है और ये बहुत स्पीड से फ्लो कर रही है, तो इसके बीच में हम एक डैम बना देंगे। सो हियर कम्स द डैम। अब डैम आ गया तो ये जो फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एंड हम बात करेंगे क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी एंड स्टोर भी करते हैं डैम्स वाटर को, ठीक है। सो एज अ रिजर्वायर भी ये काम करते हैं। सो डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड हाइट, तो स्ट्रक्चर और हाइट के हिसाब से भी हमने डैम्स को क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। सो पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज, तो स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज के ऊपर। पहली टिम्बर डैम मतलब इसमें टिम्बर यूज हुआ हो। नेक्स्ट एम्बैंकमेंट डैम्स और मैनी सबसेट, तो एम्बैंकमेंट डैम्स होता है जिसमें मटेरियल यूज होता है, हम बात करें सीमेंट वगैरह, ठीक है। सो बी अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द डैम, सो हाइट के ऊपर भी हमने जो डैम है उनको क्लासीफाई कर रखा है। सो 4 टाइप्स ऑफ डैम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, लार्ज डैम, मेजर डैम, मीडियम डैम एंड हाई डैम। तो 4 डैम हो गए, लार्ज डैम, मेजर डैम्स, medium dams and high dams. Next, in recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. So basically डैम्स जो हैं वो अच्छा काम तो करते हैं अगर हम बात करें पानी को रिजर्व करने की या उसको उसके फ्लो को कम करने की, बट देर आर मैनी कंसर्न्स ओवर दिस। क्यों? क्योंकि रिसेंट ईयर में हमने देखा, मतलब रिसेंट सालों में, मतलब हमने कुछ सालों में देखा कि जो डैम्स हैं इनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हम बात करें तो क्या क्या वर्ड था वो, मतलब विरोध हो रहा है, मतलब हम बात करें डैम्स को लेकर के। क्यों? क्योंकि देखो ये, और ये जो नीचे पॉइंट्स हैं आपको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream bed and poorer habitats for the river's aquatic life. So basically ये जो पॉइंट है वो कहना ये चाहता है कि हम डैम्स को बना के जो नेचुरल फ्लो है किसका, रिवर का, उसको हम बात करें तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंट, मतलब जो नीचे सेडिमेंट होते हैं उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो सेडिमेंट है वो क्या हो रहा है, रॉकियर हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है उसको क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक रिवर है, ठीक है। अब हमने इसको रोक रखा है, ठीक है, तो जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ गए सारे एंड ये साथ में जुड़ के रॉक्स की तरह बन गए हैं, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है इस पूरे रिवर की वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट हमारा। नेक्स्ट इज डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट्स रिवर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फॉना टू माइग्रेट, स्पेशली फॉर स्पॉइंग। सो जो डैम्स हैं वो क्या करते हैं, रिवर को छोटा छोटा कर देते हैं, फ्रेगमेंटेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक डैम हमने यहाँ बना दिया एक रिवर के, ठीक है, बड़ी रिवर है, तो दूसरा डैम हमने यहाँ बना दिया इस जगह पे। सो डैम्स जो है वो क्या करते हैं, रिवर्स को छोटा छोटा कर देते हैं एंड इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक लाइफ फॉर देयर स्पॉइंग। स्पॉइंग क्या होता है, एक्स देना, ठीक है। जो एक्वाटिक लाइफ है वो मतलब एक्स नहीं दे पाते इसके चक्कर में, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको फ्रीडम मिलता है वो उतने अच्छे से एक्स ले करते हैं। सो 2 रीज़न पर चले गए हमें, नेचुरल फ्लो को रोकता है, हम बात करें एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है, और नेक्स्ट इज स्पॉइंग। थर्ड इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तेहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा। सो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और जो लार्ज डैम है ये बनते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हमने देखे हैं जो कि हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंड बात करें तेहरी डैम आंदोलन।
So resistance to this project has primarily been due to the large scale displacement of local community. Suppose कि हमें एक डैम बनाना है, ठीक है, हमें एक डैम बनाना है, हमने सोच लिया, सोचने से डैम बन जाएगा? नहीं बनेगा, आपको एक जगह चाहिए, ठीक है। और जगह, चलो अब ये सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जहाँ भी कहीं से भी जब एक रिवर गुजरती है ना, कहीं से भी, तो उसके आसपास आप देखोगे गांव बसे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बात करें, फर्टाइल होती है और उसमें हम खेती कर सकते हैं। अब ये जो सॉइल है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को रिजर्व करने के लिए ये जो किसान हैं, इनको बोलते हैं कि आप अपनी ज़मीन बेचो, एंड देन वो वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलो ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो वहाँ पे किसान थे वो क्या करेंगे? देन दे मूव टूवर्ड्स सिटीज़। अब वो सिटीज़ में जाएंगे तो पूरा जो गांव था वो उठ के सीधा सिटी में जाएगा, तो लार्ज मूवमेंट हो रही है लोकल कम्युनिटी की। सो उसकी वजह से क्या होती है, दिक्कत होती है, जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ के रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे ना फिर। ठीक है, मान लो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, अब आपके घर में 5 और आ जाएं तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। रिसोर्सेज को आप समझ सकते हो, पहला चैप्टर अगर आपको पता है तो। रिसोर्सेज में सब कुछ आता है, टीवी हम बात करें, कमरे, आपके कमरे कम पड़ जाएंगे, हम बात करें खाना, ठीक है। अब जितनी सैलरी में आप 5 जने अच्छे से रह रहे थे, क्या 10 जने उतने अच्छे से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो वही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लार्ज कम्युनिटी जब मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हर जगह कितनी भी अच्छी वो सिटी हो, वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाएगी, ठीक है। सो ये था एक इसका क्रिटिक्स हम बात करें तो, या विरोध जो किया था। एंड नेक्स्ट इज इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, दिस कॉजेज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। सो बिकॉज ऑफ डैम्स वाटर अच्छे से अवेलेबल हो रहा है, हम बात करें तो यस, ये एक अच्छी चीज़ है कि वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट हो गए। मतलब जो पहले फार्मर्स फूड क्रॉप्स करते थे, आगे चैप्टर में है एग्रीकल्चर में, जब जो फार्मर्स पहले फूड क्रॉप्स करते थे, मीन्स वीट, ठीक है, राइस, ये जो है फूड क्रॉप्स हैं। और कमर्शियल क्रॉप वो होती हैं जो हम अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं बेसिकली। तो अब जो फार्मर्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए, बिकॉज उनको वाटर मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है। अब वो क्या करते हैं, ज़्यादा वाटर दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल होता है। सॉइल जो होती है वो फर्टिलिटी खो देती है अपने, सेलिनाइजेशन अमाउंट जो होता है सॉल्ट का वो बढ़ जाता है सॉइल में। सो ये एक रीज़न है क्रिटिक्स का। तो 4 पॉइंट हमने पढ़े। पहला, हम बात करें नेचुरल फ्लो को रोकता है, हम बात करें एक्वाटिक लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, स्पॉइंग। नेक्स्ट, थर्ड इज हम बात करें तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, एंड फोर्थ इज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली हम रेन वाटर जो कलेक्ट कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या, कि हम जब बारिश होती है तो बहुत सी आप सिटीज़ देखते हो जहाँ पे क्या होता है कि रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। गुल्स एंड कुल्स वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो कुछ हम बात करें नर्दर्न स्टेट में, हिमालयन स्टेट में क्या होता है कि गुल्स और कुल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर जो पानी रेनी सीजन में आता है उसको यूज़ करते रहते हैं पूरे साल भर, ताकि जो कमी है, शॉर्टेज है, वो ना हो पानी की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली refers to storage of water. So refers to the efficient management and conservation of surface and groundwater resources. तो बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करते हैं एंड कंजर्व करते हैं सरफेस और ग्राउंड वाटर को। नॉट ओनली सरफेस, ग्राउंड वाटर को भी। ग्राउंड वाटर जैसे कि मैंने बताया था पॉल्यूट होता है बाय पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड लाइक परकोलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल। परकोलेशन टैंक्स बेसिकली आप राजस्थान में देखोगे, जहाँ पे क्या होता है, जो एक घर होता है जिसमें कि वो क्या करते हैं, एक पूरा कमरा क्या करते हैं, एक टैंक बना देते हैं। सॉरी गाइज, ये मेरी जो एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सो परकोलेशन टैंक में क्या होता है कि एक कमरा बना देते हैं पूरा एक सेपरेट, जिसमें कि वो पानी स्टोर करते हैं रेनी सीजन, मतलब जब भी बारिश होती है वहाँ पे। और उस कमरे से अटैच होते हैं उनके सारे रूम, जिसकी वजह से जो सारे रूम हैं वो भी क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, बिकॉज पानी है। तो सारे रूम जो हैं वो ठंडे रहेंगे और ऊपर से उनका जो पानी है वो भी स्टोर हो गया। सो ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया, along with sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. तो
हाइड्रोलिक सिस्टम के अलावा भी, स्ट्रक्चर्स के अलावा भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्ट करने का, जो हम आज भी देखते हैं। तमिलनाडु में क्या होता है बेसिकली, हर घर को वाटर हार्वेस्ट रेनी सीजन में वाटर हार्वेस्टिंग करनी होती है। इट्स अ लॉ इन तमिलनाडु, आपकी बुक में है, मेरे हिसाब से मेंशन है। People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil type and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs। तो जो वहाँ के जो पहले के लोग थे उनके पास क्या था, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी कि हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाटर को। फ्लड्स में जब वाटर ज़्यादा, फ्लड क्या होता है बेसिकली, जब ओवरफ्लो होता है वाटर रिवर्स के अंदर, जिससे जैसे फ्लड आते हैं, तो उसको कैसे वो मैनेज करते थे। ठीक है, उन्हें पता होता था कि इस सॉइल में इतना वाटर लगेगा तो मुझे इतना स्टोर करना है, तो उन्हें वो सब कुछ पता होता था और वो सब इस तरीके से मैनेज करते थे कि वो पूरा अच्छे से हो जाता था और वाटर की कमी नहीं पड़ती थी। जैसे कि मैंने बताया, इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स एंड कुल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, वो एक तरह से गड्ढे खोदते थे और उसमें क्या होता था, पानी स्टोर हो जाता था, जिसकी वजह से वो उसे यूज़ करते थे इन एग्रीकल्चर। रूफटॉप हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। रूफटॉप रूफटॉप मतलब छत पे, मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे छत घर बना दिया हमने, ठीक है, और वो यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे, जिससे कि वो फिर एक ऐसे करेंगे और फिर वो क्या करेगा, एक जो पाइप होता है वो कहीं पे खुलेगा जाके और वो फिर पानी यूज़ होगा इस तरीके से, है ना। वो पानी क्या कर देते थे, वो फिर वो यूज़ कर लेते थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए एंड ऑल, किसमें, राजस्थान में। ठीक है, सो दिस इज चैप्टर, दिस इज योर थर्ड चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज। एंड वाटर रिसोर्सेज इस क्लास 10th में इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें क्लास 10th इतनी हार्ड नहीं है जितनी कि आपकी क्लास 9th थी। बेसिकली मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ। और चैप्टर 3 जो था वाटर रिसोर्सेज इतना हार्ड नहीं था, बिकॉज सब जानते हैं इतना तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में, बस रीड करने की देरी थी और आपको चैप्टर आ जाता है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे and be safe in this time because there are so many new viruses emerging named Mucormycosis। बहुत पहले आ गया था ये, तो मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो 2000 केसेस इन राजस्थान ओनली, सो सॉरी गुजरात। सो गुजरात वालों प्लीज़ सेफ रहना, ठीक है। सो गुजरात वाले स्पेशली हॉटस्पॉट बन गया ये इस वायरस का, बेसिकली ब्लैक फंगस नाम से जान लेते हैं इसे सब लोग, ब्लैक फंगस। सो बेसिकली सेफ रहना है इस जो भी ये ब्लैक फंगस है। एंड 250 डेथ्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट इस वायरस से, इस फंगस से आपके गुजरात में। सो प्लीज़ सेफ रहना एंड बी एट होम। थैंक यू, बाय बाय एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वन।